बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भूमि अधिग्रहण बिल पर आज लोकसभा में होगी वोटिंग। आम सहमति बनाने की कोशिशें नाकाम। शिवसेना मौजूदा स्वरूप से नाखुश। कांग्रेस बिल के खिलाफ। कोल ब्लॉक की नीलामी 2 लाख करोड़ रुपए के पार। स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए भी दूरसंचार कंपनियों ने लगाई 94,000 करोड़ की बोली। कश्मीर घाटी और हिमाचल में 4 दिनों से जारी बर्फबारी से जनजीवन पर असर। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। स्वाइन फ्लू के विषाणुओं के और सक्रिय होने का खतरा। ओबामा ने रिपब्लिकन सांसदों की तरफ से ईरान को लिखे पत्र को किया खारिज। कहा विदेश नीति कमजोर करने की कोशिश। और विश्व कप में भारत और आयरलैंड के बीच मुकाबला जारी। टॉस जीतकर आयरलैंड के बल्लेबाजों ने की बेहतरीन शुरुआत। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर लोकसभा में आज वोटिंग होगी। सरकार की विपक्ष पार्टियों के साथ आम सहमति बनाने की कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। कांग्रेस ने बिल के खिलाफ वोटिंग करने का फैसला किया है तो बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी 30 मार्च से 1 महीने की पदयात्रा करने का फैसला किया है। भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ खड़ा है। एनडीए सरकार में शामिल शिवसेना ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शिवसेना ने संकेत दिया है कि मौजूदा स्वरूप में पार्टी को यह विधेयक मंजूर नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि पार्टी प्रधानमंत्री को लिखित में अपने सुझाव पहले ही दे चुकी है और आगे की रणनीति पर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ही फैसला करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने सभी सांसदों के साथ बैठक कर विधेयक पर पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा की। सोनिया गांधी ने सभी सांसदों को इस विधेयक के खिलाफ वोटिंग करने को कहा है। इस बीच अन्ना हजारे अधिग्रहण विधेयक के विरोध में जनमानस को लामबंद करने में जुटे हैं। इसके लिए हजारे ने 30 मार्च से सेवाग्राम से दिल्ली तक पदयात्रा की शुरुआत करने का फैसला किया है। और आज दिन भर हमारी चर्चा हुई, उसमें यह तय हुआ कि हमारी पदयात्रा इसी सेवाग्राम से 30 मार्च से शुरू हो जाएगी। सरकार की कोशिश है कि कुछ संशोधनों के साथ विपक्ष उसकी बात मान ले, लेकिन कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने के हक में हैं। लोकसभा में संख्या बल को लेकर सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्यसभा में विधेयक पारित कराना है, जहां विपक्षी दलों के पास ज्यादा सीटें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले तमाम विरोध के बावजूद भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। सरकार ने 2013 के कानून में बदलावों को सही ठहराते हुए सुझाव पर नरमी के संकेत भी दिए हैं, लेकिन विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कांग्रेस का बिल पर विरोध जारी है, वो इसे स्थायी समिति को भेजने के पक्ष में है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने सोमवार को भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लोकसभा में चर्चा और पास करने के लिए पेश किया। बिल पर चर्चा के दौरान सरकार ने कहा कि वो लचीला रुख अपनाने को तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये विधेयक राज्य सरकारों की मांग पर लाया गया है। इसके बावजूद केंद्र सरकार नए संशोधन और सुझावों को विधेयक में शामिल करने को तैयार है। We are here to protect the interests of the farmers. That's the only submission I want to make to the House, and I request all of us, let us not politicalize this issue. Let us not politicalize this issue. Let us discuss on the merits of the case, give meaningful suggestions. The government is open to new ideas and new suggestions. विधेयक पर बहस की शुरुआत सीपीआई के सीएन जयदेवन ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अध्यादेश लाने की जल्दी की गई। The NDA government is giving this as a reason for bringing in the ordinance. But the question is, why did they wait till December 31st, 2014? If the amendments were in favor of the poor, they should have brought it as a bill in parliament and passed it unanimously. बहस में हिस्सा लेते हुए विपक्ष ने सरकार की दलीलों पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाया कि सरकार गरीब और किसानों के साथ देश की खाद्य सुरक्षा भी खतरे में डाल रही है। आपने कहा था कि इस अध्यादेश के पीछे कई कारण हैं। पहली बात, देश की सुरक्षा। दूसरी बात,
किसानों को पूर्ण मुआवजा दिया जाएगा। और तीसरी बात, कुछ मामूली त्रुटियां हैं जिन्हें हमें हटाना होगा। इन तीनों चीजों का कोई प्रमाण नहीं है। बीजू जनता दल, AIADMK और तृणमूल कांग्रेस ने भी सरकार पर निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। We have strong reservations about your move to include private hospitals and private education institutions for the purpose of becoming eligible for getting acre land. I always wonder, development for whom? Is it development for an Adani or for an Ambani or for a Ruia or for a Wadia? Sir, I make it very clear to all of my friends here who are here that please, all you, from the core of your heart, oppose the bill for safeguarding the interest of the farmers of the country itself. लोकसभा से ये बिल पास कराने में सरकार को परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसे विपक्ष के साथ सहयोगी दलों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। बहस मंगलवार को भी जारी रहेगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई के मसले पर केंद्र सरकार को कल संसद में विपक्षी दलों की तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने मसर्रत की रिहाई से पहले केंद्र से मशवरा नहीं किया था और इस बारे में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद के दोनों सदनों में इस मसले पर सफाई दी। दूसरी तरफ पीडीपी ने कहा है कि मसर्रत की रिहाई में कुछ भी गलत नहीं है। संसद के दोनों सदनों में मसर्रत आलम की रिहाई के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। लोकसभा में विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए इस मसले पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग की, जिसके बाद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा। जो कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं, न वो भारत सरकार से मशवरा कर करके हो रही हैं, न भारत सरकार को जानकारी दे करके हो रही हैं। विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार ऐसी किसी भी हरकतों को स्वीकार नहीं करती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में विपक्षी दलों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुर्रियत के अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई पर राज्य सरकार से मिली रिपोर्ट से सरकार संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि भले ही राज्य में बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई हो, लेकिन दोनों दलों के बीच वैचारिक मतभेद कायम है। गृह मंत्री ने कहा कि देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा। भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की चाहे कितनी भी कोई बड़ी ताकत क्यों न हो, उसको इजाजत नहीं दी जाती। और चाहे उसके लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देना होगा, हम न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। इससे पहले विपक्ष ने मसर्रत आलम की रिहाई के मामले में जम्मू कश्मीर की सरकार में शामिल बीजेपी की भूमिका के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े किए। जो टेररिस्ट हैं, जिन्होंने 120 लोगों का मारने का पूरा प्रयास किया, ऐसे लोगों को अगर आप रिहा करते जाएंगे तो बहुत बड़ा इस देश में फिर कोई बचेगा नहीं और एक गंभीर मामला है। रिकंसिलिएशन करना है, उससे मैं बिल्कुल बराबर सहमत हूं, लेकिन इस तरह के जो चंद लोग हैं जो सिर्फ पत्थर मारने वालों में नहीं है या जो माइंड है, मास्टर माइंड है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पीडीपी ने मसर्रत की रिहाई के फैसले को जायज ठहराया है। शायद ही जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा लीगल प्रोविजन है या कंट्री के किसी भी स्टेट में ऐसा लीगल प्रोविजन है कि जहां पे किसी शख्स को कोर्ट से भी बेल मिला हो, उसके बाद आप उसको प्रिवेंटिव कस्टडी में भी रखते हैं, तो आप उसको पीएसए के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी इलीगैलिटी इन द ऑर्डर। उधर जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार में शामिल बीजेपी के विधायकों ने मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से मुलाकात करके अपना विरोध दर्ज किया। सईद ने भरोसा दिया है कि आगे से किसी की रिहाई का फैसला दोनों दलों की भागीदारी वाली एक समिति करेगी। मसर्रत दरअसल देशद्रोह सहित सभी 27 मामलों में जमानत मिलने के बाद शनिवार को जेल से बाहर आया था। अलगाववाद समर्थक मसर्रत को 2010 में कश्मीर घाटी में हुए उग्र प्रदर्शनों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इन प्रदर्शनों में 120 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कृति मिश्रा के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से निकाले जाने पर बयान जारी किया है।
पार्टी ने दोनों नेताओं पर दिल्ली चुनाव में पार्टी को हराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को प्रचार करने और चंदा देने से भी रोका और इस बयान के बाद दोनों नेताओं को पार्टी से निकाले जाने की मांग और तेज हो सकती है, जिस पर इस महीने के आखिर में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी में पीएसी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण इकाई राष्ट्रीय परिषद की बैठक 28 मार्च को होनी है। इसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकालने पर चर्चा हो सकती है। हालांकि पार्टी इस मामले में सीधे तौर पर टिप्पणी करने से बच रही है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि पार्टी इस बवाल से पार्टी को छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है और इस मामले को जल्द से जल्द मिल बैठकर हम सब लोगों को इसका समाधान खोजना चाहिए और पार्टी को नए सिरे से एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ पार्टी नेता एक एक कर अपनी आवाज उठा रहे हैं। सोमवार को आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने इन दोनों को अंदरूनी कलह के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पार्टी से निकालने की मांग की। दूसरी तरफ योगेंद्र यादव ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। ये पार्टी अब 2 आदमियों की 5-50 आदमियों की नहीं है। ये पार्टी करोड़ों लोगों की पार्टी बन चुकी है और उनको पार्टी से निकाल कर आगे बढ़ना चाहिए। शुरू में जो कुछ मैंने स्पष्ट करना था वो कर दिया, बस अब और इस क्रीड़ा में मैं शामिल नहीं हूँ। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पिछले हफ्ते पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मतदान के बाद पीएसी से हटा दिया गया था। हालांकि पार्टी ने दोनों सदस्यों को नई जिम्मेदारी देने की बात तो कही थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मसला जल्द और आसानी से सुलझ जाएगा। आम आदमी पार्टी शुरू से ही पार्टी विद अ डिफरेंस का दावा करती आई है, लेकिन आंतरिक कलह चुनाव से पहले थोड़ा और बाद में इतना बढ़ गया कि अब ये पार्टी इन डिफरेंसेस हो गई है। कैमरा पर्सन डी.के. पांडे के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा जताया है। दिल्ली में कल उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के सांसदों के साथ मुलाकात की। कर्ज राहत के मुद्दे पर हुई उस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ बेहतर तालमेल की हिमायती है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने ममता के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल के खस्ता आर्थिक हालात के मद्देनजर सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को मुलाकात की। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी की उनसे ये पहली मुलाकात थी। संसद परिसर में हुई इस मुलाकात के दौरान ममता ने पश्चिम बंगाल को कर्ज में राहत समेत केंद्र से विशेष आर्थिक मदद की मांग की। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को विकास के मोर्चे पर हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। फूड पॉस्ट सिक्योरिटी हो, चाहे हमारा आईसीडीएस प्रोजेक्ट हो, तो ये लोगों को इसका बारे में भी हम लोगों ने बातचीत किया। रेलवे प्रोजेक्ट का बारे में भी हम लोगों ने कहा कि हमारा मेट्रो रेलवे का बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी बंद होकर पड़ा है, तो इसका बारे में भी चर्चा किया है। प्राइम मिनिस्टर ध्यान से सुना है और उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिया है कि बंगाल का परफॉर्मेंस में हम खुश है, हम कोशिश करेंगे, हम जितना भी मदद कर सकते हैं। इसके बाद ममता बनर्जी अपनी पार्टी के सांसदों के साथ भी प्रधानमंत्री से मिली। हालांकि राज्य की विपक्षी पार्टियों ने ममता की इस कवायद पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी would have attended the meeting of the Niti Aayog. There, then if bargain is there, economic package is there, or something you demand for some dues or overdues, then you should have asked for before the budget. ममता बनर्जी के मुताबिक 2011 में उनकी सत्ता संभालने से पहले ही राज्य भारी कर्ज में था। उनका दावा है कि तृणमूल सरकार के दौरान राजस्व में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। अपने 2 दिन के दिल्ली दौरे में ममता मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात करेंगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका की 5 दिनों की यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान भारत की इन देशों के साथ सामुद्रिक सुरक्षा और व्यापार बढ़ाने पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री 13 मार्च से श्रीलंका की यात्रा के दौरान गृह युद्ध से प्रभावित जाफना जाएंगे, जहां भारत की मदद से तमिलों के पुनर्वास का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री श्रीलंका और मॉरिशस की संसद को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की शुरुआत दक्षिण पूर्व अफ्रीकी देश सेशेल्स से होगी। 2 दिनों के दौरान सेशेल्स से शिखर वार्ता होगी और प्रधानमंत्री भारत की मदद से बने समुद्र तटीय राडार का उद्घाटन करेंगे। The naval chief recently visited Mauritius in January. He visited Seychelles in November last year. So I think there is a very close cooperation between the navies. Now how this is formalized in terms of all the 4 countries
we will have to see after the discussion. इसके बाद प्रधानमंत्री मॉरिशस जाएंगे, जहां वो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री वहां समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय पोत को समर्पित करेंगे। भारत मॉरिशस को इस क्षेत्र के पेट्रोलियम भंडार के तौर पर विकसित करना चाहता है। At the end of the day, we ourselves are taking a much more integrated, I would say, connected view of all our neighbors, of all our ocean neighbors, and we believe that doing that actually allows different parts of our system to come together and work. यात्रा के आखिरी और सबसे अहम दौर में प्रधानमंत्री श्रीलंका पहुंचेंगे। इससे पहले 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कोलंबो गए थे। प्रधानमंत्री की यहां राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से बातचीत होगी। श्रीलंका के रेल नेटवर्क को बढ़ाने में भी भारत परियोजना बनाने जा रहा है। यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका भले ही सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भारत से गहरे रूप से जुड़े हुए हों, लेकिन व्यापारिक और रणनीतिक महत्व बहुत अधिक होने के कारण चीन ने भी इधर के दिनों में इन पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की इस यात्रा के नतीजों का सबको इंतजार रहेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और मौजूदा समय में चल रही कोल ब्लॉक्स की नीलामी से राजस्व प्राप्ति 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। कोयला मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक रद्द किए गए 204 कोल ब्लॉक्स में से 32 कोल ब्लॉक्स की पारदर्शी तरीके से ई नीलामी से संभावित राजस्व प्राप्ति 2,07,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इसमें नीलामी से राजस्व, रॉयल्टी और पेशगी भुगतान शामिल है। इसमें पहली खेप में 19 खानों की बिक्री से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हासिल हुए हैं। ये सीएजी के 1,86,000 करोड़ रुपए घाटे के अनुमान से बहुत ज्यादा है। कोयला ब्लॉकों की दूसरी खेप की नीलामी के 5वें दिन सोमवार को ओडिशा में उत्कल सी और झारखंड में लोहरी से ही 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलने की उम्मीद है। कोयला मंत्री के मुताबिक ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कोयला खान समृद्ध राज्यों को लाखों करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति होगी। बिजली ईंधन की लागत 96,971 करोड़ रुपए कम हो जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में बचत होगी। वहीं केंद्र सरकार को सोमवार तक स्पेक्ट्रम नीलामी के तहत दूरसंचार कंपनियों की तरफ से 94,000 करोड़ रुपए की बोलियां मिल चुकी हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी का कल 5वां दिन था। बिक्री के लिए अब भी स्पेक्ट्रम बचा है और आज बोली दोबारा शुरू होगी। सोमवार को 7 दौर की बोलियां लगाई गई और अभी तक कुल 31 दौर की बोलियां लगाई जा चुकी हैं। सरकार ने 2G और 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी से कम 82,000 करोड़ रुपए राजस्व हासिल करने का लक्ष्य शनिवार को ही पार कर लिया था। बोली ऐसे ही जारी रही तो सरकार को स्पेक्ट्रम की बिक्री से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिल सकता है। बोली के 31 दौर खत्म होने पर 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 3 सर्कलों आंध्र प्रदेश, असम और पूर्वोत्तर में स्पेक्ट्रम की ज्यादा मांग रही, जबकि 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में कोलकाता में स्पेक्ट्रम की ज्यादा मांग दर्ज की गई है। सरकार 4 बैंड्स 2100 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम की बिक्री कर रही है। मुंबई, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड में अभी तक कोई बोली नहीं लगाई गई है। दिल्ली में गुवाहाटी के छात्र के साथ हिंसा का मसला सामने आया है। दक्षिण दिल्ली के कॉलोनी में इस छात्र के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। पीड़ित के परिवार वाले इसे नस्लीय हमला मान रहे हैं। अस्पताल में घायल अवस्था में पड़ा ये युवक गुवाहाटी का रहने वाला गयासुद्दीन है। दक्षिण दिल्ली की अमर कॉलोनी में इस युवक के साथ मारपीट की गई, जिससे उसके पांव और जबड़े पर कई चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मार के इतना मार, उसको इतना ब्लीडिंग हुआ। जब उन लोगों ने घबरा किया लोगों ने कि ये मर जाएगा अभी, तो उन्होंने चोर 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 बोल दिया। इस मामले की जांच कर रही पुलिस इस हमले को फिलहाल नस्लीय मामले के तौर पर नहीं देख रही। इसमें उसकी शिकायत पे हमने एफआईआर दर्ज की है और इसमें दूसरा पक्ष का कहना कुछ अलग है, क्योंकि रात का इंसिडेंट है जिसमें जो पड़ोसी हैं उन्होंने ये कहा है कि ये व्यक्ति उनके घर का ताला वगैरह खोलने की कोशिश कर रहा था। पूरे फैक्ट्स की हम जांच कर रहे हैं। इस घटना का जिक्र कल संसद में भी हुआ। गृह मंत्रालय ने इस बारे में रिपोर्ट तलब की है।
हर मुद्दा को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन ये मामले में रिपोर्ट आने दीजिए। दिल्ली में पिछले कुछ सालों से उत्तर पूर्वी प्रदेशों से आए छात्रों के साथ बदसलूकी की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश से आए छात्र नीडो तानिया की हत्या के बाद गृह मंत्रालय ने ऐसे मामलों में पुलिस को सख्ती बरतने की हिदायत दी है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। उत्तर भारत में अमूमन होली के बाद गर्मी का एहसास होने लगता है, लेकिन इस साल सर्दी लंबी खिंचती नजर आ रही है। दिल्ली में आज सुबह का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और ठंड की वजह का कारण है कश्मीर घाटी और हिमाचल में हो रही बर्फबारी, जिसने इन जगहों के लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। कश्मीर घाटी इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से ढकी है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी ने यहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई सड़कों पर जाम लगा है तो कई जगह सड़कों से बर्फ हटाकर यातायात बहाल करने की कोशिश की जा रही है। घाटी में मार्च के समय अमूमन बर्फ नहीं गिरती, लेकिन इस बार हुई बर्फबारी ने लोगों को हैरान कर दिया है। 2-3 दिन से ये लगातार जो बर्फबारी पड़ी है जनाब, इसके आगे भी 4-5 फुट बर्फ है। लोगों का चलना भी बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कम से कम 20,000 की आबादी यहाँ पे रहती है। यही हाल पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का भी है। शिमला में 4 से 5 फुट तक की बर्फ जमा हो गई है। यहाँ कई स्कूलों में इम्तिहान चल रहे हैं, जिससे छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों का तो कहना है कि इस मौसम में ऐसी बर्फबारी उन्होंने कभी नहीं देखी। मार्च अप्रैल में इनको गर्मियों के लिए जाना जाता था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे ये मौसम विभाग यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहा है और हिमालयन रेंज कह रहे हैं कि उससे प्रभावित हो रही है, और आगे भी अगर इस तरह का हाल रहा तो लोगों को तो मैं कहता हूँ कि खाने पीने तक के लाले पड़ जाएंगे। मौसम विभाग इस बेमौसम बर्फबारी का कारण पश्चिमी विक्षोभ बता रहे हैं, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह चंडीगढ़ में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और लखनऊ में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्वाइन फ्लू की मार झेल रहे उत्तरी राज्यों के लिए ये ठंड और परेशानियां लेकर आ सकती है, क्योंकि H1N1 वायरस कम तापमान में और ज्यादा सक्रिय हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं स्वाइन फ्लू का प्रकोप कम होता नहीं दिख रहा है। 41 और लोगों के मारे जाने के साथ ही देश भर में स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 1400 के पार चला गया है। पीड़ितों की संख्या 25,000 से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 8 मार्च तक स्वाइन फ्लू से 1401 लोगों की मौत हो चुकी है और 25,661 लोग संक्रमित हैं। इस साल गुजरात में सबसे ज्यादा 342 लोग स्वाइन फ्लू से मारे गए हैं, जबकि यहां 5,623 लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। राजस्थान में अब तक 330 लोगों की मौत हो चुकी है और यहां करीब 6,000 लोग इस मर्ज से संक्रमित हो चुके हैं। असम में बीमारी से मौत का पहला मामला सामने आया है। जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 59 साल के एक शख्स की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 215, जबकि मध्य प्रदेश में 194 लोग जान गंवा चुके हैं। कर्नाटक में 55 और तेलंगाना में 63 लोग स्वाइन फ्लू का शिकार बन चुके हैं। और दिल्ली की हवा में दिनों दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि सांस और फेफड़े की बीमारियों के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। जानकारों के मुताबिक अगर हालात यही रहे तो राजधानी का शुमार बीजिंग जैसे शहरों में होने लगेगा, जहां कई बार तो हवा में प्रदूषण को देखते हुए मेडिकल इमरजेंसी तक लगा दी गई थी। तो दिल्ली में अब प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद जाहिर तौर पर मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में लंबी हो रही है। बीजिंग को कई बार मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा है। प्रदूषण की वजह से बीजिंग में कई बार इमरजेंसी लगाई गई है। ऐसे हालात दिल्ली में ना पैदा हो, ये जरूर चिंता का विषय है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में भारतीय महिला प्रभा अरुण कुमार की हत्या करने वाले का 3 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया है। विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से इस मामले को प्राथमिकता से सुलझाने की मांग की है। न्यू साउथ वेल्स राज्य के प्रमुख के मुताबिक आईटी सलाहकार की हत्या मामले की तेजी से जांच के लिए विशेष जासूसी दस्ता बनाया गया है। आईटी सलाहकार प्रभा अरुण कुमार की हत्या के मामले में विदेश मंत्रालय ऑस्ट्रेलियाई सरकार के संपर्क में है। सिडनी में भारतीय कॉन्सुलेट पीड़ित परिवार की पूरी मदद कर रहा है। इस बीच प्रभा अरुण कुमार के पति भी सिडनी पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस मामले की विशेष जाँच की बात कही है। एक स्पेशल डिटेक्टिव स्क्वाड तैयार किया गया है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उनका कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ने के लिए।
ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उसने शनिवार रात को हुए प्रभा अरुण कुमार पर हमले के तुरंत पहले का वीडियो जारी किया है। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस अधिकारी का कहना है कि फिलहाल नस्लीय हमले का सबूत नहीं मिला है। Now, we are considering all options at this point in time, but it's very early in the investigation, so it's difficult for me to assume one thing or another, and we aren't speculating at all. But we have nothing to suggest at this point in time that this is a racially motivated attack. 41 साल की प्रभा अरुण कुमार की शनिवार रात उस वक्त चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी जब वो सिडनी के उपनगर वेस्टमीड में अपने घर लौट रही थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी आपको खबर दिखाते हैं। दिल्ली की हवा दिनों दिन यहाँ पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वजह से आलम यह है कि सांस और फेफड़े की खासकर इनकी बीमारियों के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप इंडिया गेट से राजभवन के गुंबद पर नजर डालें तो शायद आपको उसकी आभा धुंध से ढकी नजर आए। ये दोष है दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण का और इस प्रदूषण का कारण है शहर में बढ़ते वाहनों की संख्या जो 1991 के 2 करोड़ से बढ़कर अब 15 करोड़ को पार कर गई है। दिल्ली की हवा में हानिकारक गैसों का स्तर बढ़ा है। मिसाल के तौर पर यहाँ सस्पेंडेड पार्टिकल्स का स्तर 500 प्रति क्यूबिक मीटर है, जबकि अमेरिका के शिकागो जैसे शहर में ये आंकड़ा सिर्फ 60 प्रति क्यूबिक मीटर है। Do not want to be ranked in the world in terms of how bad we are. I think what we need to accept is the level of pollution in Delhi is a public health emergency. The level of pollution in Delhi by government's own data in any day of winter is 2 to 4 times above what is considered normal. दिल्ली वासी इस प्रदूषण से परेशान है और उनके पास बचाव का कोई रास्ता भी नहीं है। बहुत बीमारियां हैं, फेफड़ों की खराबी है, सांस में प्रॉब्लम है, दमे की बीमारी है, बिल्कुल जरा सी देर में सांस फड़ने लगता है, आंखों से पानी आने लगता है, आंखों में जलन होती है, रेड लाइट पे 2 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी हो। प्रदूषण का असर अब दिखने लगा है। दिल्ली में सांस और फेफड़ों के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। Probably pollution affects any and every organ of the body, but heart and the lungs are the two main problems. We see there is increased incidence of lung infections. पिछले साल मई में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया। हालांकि सरकार ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन खारिज करना समस्या का हल नहीं है। अदालत ने 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाने के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन इसका पालन एक बड़ी समस्या है। जानकारों के मुताबिक जब तक दिल्ली में वाहनों की संख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाता, इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। इसके लिए शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने की बेहद जरूरत है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली प्रदूषण के मामले में बीजिंग से भी आगे निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रिपब्लिकन सांसदों की तरफ से ईरान को लिखे पत्र को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने भी पत्र को दुष्प्रचार करार दिया है। पत्र ऐसे वक्त लिखा गया है जब अमेरिका समेत दुनिया के 5 और देश ईरान के साथ विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रिपब्लिकन सीनेटरों के बीच ठन गई है। 47 रिपब्लिकन सीनेटरों ने ईरानी नेतृत्व को चेतावनी वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया है कि परमाणु कार्यक्रम पर होने वाले समझौते को अगर कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिलती तो उसे ओबामा का कार्यकाल खत्म होने के साथ रद्द किया जा सकता है। लेकिन बराक ओबामा ने इस पत्र को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा कर रिपब्लिकन ईरान के कट्टरपंथी तत्वों का ही साथ दे रहे हैं जो परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत का विरोध करते हैं। I think it's somewhat ironic to see some members of Congress wanting to make common cause with the hardliners in Iran. इससे पहले व्हाइट हाउस ने पत्र की निंदा करते हुए इसे राष्ट्रपति ओबामा की विदेश नीति को कमजोर करने की कोशिश करार दिया। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी रिपब्लिकन सीनेटरों के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। Nadra, I would describe this letter as the continuation of a partisan strategy to undermine the president's ability to conduct foreign policy and advance our national security interests around the globe. This letter is a hard slap in the face of not only the United States but our allies. This is not a time to undermine a commander-in-chief purely out of spite. We should always have a robust debate about foreign policy.
but it's unprecedented for one political party to directly intervene in an international negotiation with the sole goal of embarrassing the President of the United States. ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने भी एक बयान जारी कर पत्र को दुष्प्रचार बताते हुए खारिज कर दिया। गौरतलब है कि इस वक्त अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और जर्मनी ईरान के साथ विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए बातचीत में जुटे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान की परमाणु गतिविधियों को सीमित किया जाएगा और बदले में उसके खिलाफ लगे प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। पश्चिमी देशों को संदेह है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने का प्रयास कर रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि उसकी परमाणु गतिविधियों का उद्देश्य ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। भारत और आयरलैंड के बीच मुकाबला जारी है। टॉस जीतकर आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आयरलैंड ने सधी हुई शुरुआत की। सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 15 ओवर में 89 रन की साझेदारी की। आयरलैंड का पहला विकेट 89 रन के स्कोर पर गिरा। आयरलैंड का पहला विकेट पॉल स्टर्लिंग के रूप में गिरा। स्टर्लिंग को 42 रन के निजी स्कोर पर आर अश्विन ने अंजिन के रहाड़े के हाथों कैच कराया। आपको बता दें फिलहाल 247 रन आयरलैंड ने बना लिए हैं और 9 विकेट गंवा चुके हैं। 47 ओवर पूरे हो चुके हैं। और आइए अब आखिर में एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भूमि अधिग्रहण बिल पर आज लोकसभा में होगी वोटिंग। आम सहमति बनाने की कोशिशें नाकाम। शिवसेना मौजूदा स्वरूप से नाखुश। कांग्रेस बिल के खिलाफ। कोल ब्लॉक की नीलामी 2 लाख करोड़ रुपए के बाद स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए भी दूरसंचार कंपनियों ने लगाई 94,000 करोड़ की बोली। कश्मीर घाटी और हिमाचल में 4 दिनों से जारी बर्फबारी से जनजीवन पर असर। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। स्वाइन फ्लू के विषाणुओं के और सक्रिय होने का खतरा। ओबामा ने रिपब्लिकन सांसदों की तरफ से ईरान को लिखे पत्र को किया खारिज। कहा विदेश नीति कमजोर करने की कोशिश। विश्व कप में भारत और आयरलैंड के बीच मुकाबला जारी। टॉस जीतकर आयरलैंड ने बल्लेबाजों ने की बेहतरीन शुरुआत।